हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सब बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि NSE-JS की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस NSE-JS क्लासेस का। और केमिस्ट्री की क्लास ऑलरेडी कल हो चुकी है, आज बायोलॉजी की क्लास है एंड दैट वुड बी फॉलोड बाय योर फिजिक्स क्लास। ओके, सो आई होप आई एम ऑडिबल, विजिबल। एक बार आप प्लीज मुझे बता दीजिए, एम आई ऑडिबल, विजिबल? हाय हरी गेमर, हेलो हेलो फ्लफी। ओके ओके, प्लीज आप मुझे बता दो, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके ओके, ग्रेट। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद आर NSE-JS कोर्स। उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको बहुत डिटेल में एक वीडियो के थ्रू ऑलरेडी दे चुके, तो आई डोंट थिंक सो कि NSE-JS के पार्ट पे आपको कोई डाउट होगा, है ना? तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बायोलॉजी में अपन किस तरीके से पढ़ेंगे। ओके, सो जो अपना सिलेबस रहेगा वो रहेगा cell and cell division, that would be followed by tissue. We'll be discussing photosynthesis in higher plant. Then we'll be talking of digestion and absorption, that is your animal physiology. ठीक है, यहाँ पर ये एनिमल फिजियोलॉजी आ जाएगी। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगेन एनिमल फिजियोलॉजी का टॉपिक होगा। सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगेन एनिमल फिजियोलॉजी। प्लांट एंड एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट मीन्स यहाँ पर अपन प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, एनिमल हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे और साथ साथ में एनिमल के न्यूरल कंट्रोल के बारे में यहाँ पर अपन बात करेंगे। ओके, देन वील हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, हेल्थ एंड डिजीज, बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इकोलॉजी। तो ये अपना जो है सिलेबस रहेगा फॉर द NSE-JS। नाउ स्टूडेंट्स, अमन हाय, जेई शॉर्ट्स क्लास कब कब होगी, ये सारी चीजें मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगी। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल सारी बेसिक बातें डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में एक रोड मैप तैयार करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्लास 9 और क्लास 10 के स्टूडेंट्स होंगे, या इससे जूनियर क्लासेस हैं। एक बार आप मुझे बता दो कि आप बेसिकली कौन सी क्लास से हैं। आई थिंक आप 9th and 10th क्लास से होंगे। तो जो सिलेबस रहता है NSE-JS का एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न स्टूडेंट्स, सो अगर मैं बोलूं कि कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है कि बस इतने से इतने तक ही आएगा जैसे नीट के एग्जाम में होता है, तो वैसा यहाँ पर बायोलॉजी का कोई सेट पैटर्न नहीं है कि बस ये क्वेश्चंस ही आएंगे। बट हाँ, लास्ट 10 साल का एनालिसिस अगर अपन देखें तो ये ही वो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। तो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, पर बाकी मैक्सिमम पार्ट जो है वो इन्हीं टॉपिक से कवर किया जाएगा। ठीक है, ओके 9th 10th। ओके तालिब मैम, सिलेबस कब तक एंड हो जाएगा? अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि अपन इस सिलेबस को बाय अक्टूबर, सितंबर एंड अक्टूबर तक अपन इसे खत्म कर दें। अभी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी, जैसे बायो की मैं बात करूं या फिजिक्स या केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें, तो हफ्ते में 3-3 क्लासेस आएंगी ऑल्टरनेट डे। TTS में आपका जो है वो बायोलॉजी और फिजिक्स रहेगा और MWF में आपका केमिस्ट्री रहेगा अभी के लिए। फिर बाद में अगर नीड लगी तो अपन क्लास की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे। बट हाँ, हम सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे बाय आप अक्टूबर मान लीजिए, क्योंकि नवंबर एंड में इसका एग्जाम होता है। ओके, आकाश देशमुख, MBBS सेकेंड ईयर फ्रॉम एम्स रायपुर। सो आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, आर यू एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर NSE-JS? क्रिश गुड आफ्टरनून। ओके ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि मैम बुक्स कौन सी रेफर की जाए NSE-JS के प्रिपरेशन के लिए। तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुक्स क्या ले। तो इसकी कोई सेट बुक नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं लास्ट 10 साल से NSE-JS पढ़ा रही हूं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोलती हूँ कि किस ऑर्डर में अपने को बुक्स पढ़नी चाहिए। द ऑर्डर शुड बी, सुरभि गुड आफ्टरनून, बुक्स आर 11th and 12th NCERT, ये मस्ट है। ठीक है, जो जो टॉपिक अपन यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये क्लास 12th का टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11th में आता है, इकोलॉजी क्लास 12th में आता है। तो वो जो NCERT है उसको पढ़ना बहुत मस्ट है, क्योंकि वो NCERT ही क्या करेगा, आपका एक बेस तैयार करेगा
तो सबसे पहले जो भी टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, जैसे मैं सेल से स्टार्ट करूंगी, तो सेल क्लास 11th का टॉपिक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास 11 की एनसीईआरटी बायोलॉजी ले लेंगे और उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है तो आपकी नीट की तैयारी भी होती चली जाएगी और आपकी एनएसए जेएस की तैयारी तो होगी ही होगी। गीता गुड आफ्टरनून, हेलो बेटा। इसके बाद एक बुक आती है कैम्बल नाम से, ठीक है, इसको मैं बायोलॉजी की गीता बोलती हूं। ये वो बुक है जिसके अंदर बायोलॉजी का मैक्सिमम सागर आपको मिलेगा, मैक्सिमम नॉलेज आपको, अगर बायोलॉजी की इन डेप्थ आपको अगर नॉलेज लेनी है तो कैम्बल इज द बुक विच आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड। तो एनएससी जेएस स्टेज 1, स्टेज 2, इवन स्टेज 3, अगर आप कैम्बल पढ़ रहे हैं तो आपकी बहुत हद तक बायोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। पर कुछ बच्चे हैं जो कैम्बल नहीं पढ़ना चाहते हैं, बहुत डिटेल बायोलॉजी नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि उन्हें जेई करनी है, तो जो जेई एस्पिरेंट्स है वो 11th और 12th की एनसीईआरटी को देखें और साथ में एक बुक आती है ट्रूमैन, एक बुक आती है एलिमेंट्री ट्रूमैन्स बायोलॉजी, आप उसको रेफर कर सकते हैं, तो उससे आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पर इनिशियली जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैं 11th एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी को बेस बनाऊंगी, ट्रूमैन को बेस बनाऊंगी, और जहां जहां पर मुझे लगेगा कि आपको कैम्बल के नोट्स देने हैं तो वो नोट्स मैं आपको साथ के साथ देती चली जाऊंगी और मैं वहां पर मार्क कर दूंगी दैट दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम कैम्बल, ठीक है। तो इसके साथ आपको जो मैं नोट्स दूंगी, ठीक है, इसके साथ जो मैं नोट्स दूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अपनी सेल्फ रीडिंग के लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटी को फॉलो करें। कैम्बल पढ़ेंगे तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है, और कैम्बल ना पढ़े तो ट्रूमैन तो आप पढ़ ही लें। तो ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन रहेगा पढ़ाई करने का। ओके, टेलीग्राम चैनल मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। जेई शॉर्ट्स, गीता महेश्वरी, क्लास 8 से कैसे शुरू करें, क्लास 8 से, ओके, वेरी गुड। गीता क्लास 8 में मैं आपकी बात थोड़ी कम समझ पा रही हूं कि क्लास 8 से कैसे शुरू करें। हाँ, पियर्सन इज अ गुड बुक, नो डाउट, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं बेटा तो भी मैं बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आपको कोई क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक, और चीजें आपको अपने आप समझ में आती जाएंगी। मैं डायरेक्टली क्लास 11, क्लास 12 या कैम्बल को नहीं उठाऊंगी, मैं कोई भी टॉपिक को बिल्कुल बेस से उठाऊंगी ताकि आपको उस टॉपिक में जो है वो क्लैरिटी मिलती चली जाए, ठीक है। डीपीपी मिलेगी, हाँ, दैट आई विल अपडेट टू यू वेरी सून कि डीपीपीज आपको कैसे मिलेंगी, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और अगर डीपीपी का कुछ इशू आएगा तो आप मान के चलो कि जैसे ही अपना टॉपिक खत्म होगा, उस टॉपिक खत्म होने के बाद मैं अराउंड 50-60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज आपको डिस्कस करवाऊंगी ही कराऊंगी, ताकि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो यही साथ में क्लास में हो जाए, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, फिर अपन यहाँ पर पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज सेल। आज जो है वो अपन बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे सेल के, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एकदम इनिशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर को धीरे धीरे लेंगे और उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास से इन डेप्थ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। एनटीएससी के लिए भी है लेक्चर, प्लांट एंड एनिमल किंगडम पढ़ेंगे अपन, बिल्कुल प्लांट एंड एनिमल किंगडम बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। बायोडाइवर्सिटी आप इसमें मार्क कर लीजिए, बायोडाइवर्सिटी यहां पर जरूर होगी, इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ये अपने एनिमल फिजियोलॉजी के हैं, ठीक है। ठीक है, शुड आई मेक नोट्स और नॉट? यस, यू शुड मेक नोट्स, है ना, नोट्स बनाते चले जाओ, इंपॉर्टेंट। और अगर आपके पास क्लास 11th एनसीईआरटी है तो आप वहां से भी अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, और जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो आप वहीं पर एक पेज लगाकर आप उसको लिख सकते हैं। सो दैट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से इसे करना चाहते हैं। लेक्चर्स का शेड्यूल क्या है? लेक्चर्स का शेड्यूल रहेगा अभी के लिए MWF में आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस रहेंगी, ठीक है। TTS दैट इज ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को आपकी बायोलॉजी एंड फिजिक्स की क्लासेस रहेंगी, ठीक है। टाटा मैग्रो हिल आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। मैं एकदम स्टैंडर्ड बुक्स बता रही हूं जहां से पास्ट ईयर्स में एज इट इज क्वेश्चन आए। अगर ट्रूमैन की बात करूं तो 2016-2017 में एज इट इज ट्रूमैन के पैराग्राफ्स आ गए थे, ठीक है। तो आप कोई भी बुक रेफर करो, बट बेस आपका 11th और 12th एनसीईआरटी होना चाहिए, उसको रीड करना मस्ट है। उसके अलावा मैं रिकमेंड जनरली करती हूँ ट्रूमैन और कैम्बल। आप अगर
मैग्रो पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए। एनटीएससी तो आप एनएससी जेएस प्रिपेयर कर रहे हैं तो एनटीएससी तो अपने आप प्रिपेयर होती चली जाएगी एज फार एज योर पीसीबी इज कंसर्न, क्योंकि एनटीएससी का लेवल बहुत इजी होता है। पर अभी आई डोंट थिंक सो कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है जहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि एनटीएससी का एग्जाम जो है वो इस साल होगा या नहीं होगा। तो लेट अस वेट। Okay, I have decided to leave bio in class 11, prepare fully for GE. Should I invest some time in NSC JS? Also, if I do really, okay. नहीं, बायो छोड़ के देखो, मैं बहुत क्लियरली ये बात बताती हूँ, ठीक है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाके जेई करना चाहते हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका एनएससी जेएस करने से या बायो पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा, तो मैं इस पॉइंट से थोड़ा डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि जेई अभी 12th में आएगा, तो यू विल हैव 11th एंड 12th टू रीड योर फिजिक्स केमिस्ट्री, प्लस आप एनएससी जेएस का प्रिपरेशन अगर अभी 9th-10th में कर रहे हैं तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री तो प्रिपेयर हो ही रहा है ना, आपका मैथ्स थोड़ा सा रुक रहा है और बायो आपको थोड़ी एडवांस लेवल की पढ़नी पड़ रही है ना। बट जैसे ही आप क्लास 11th में आओगे तो आप डेफिनेटली आपका फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत हद तक प्रिपेयर हो चुका है, देन यू कैन ऑलवेज फोकस ऑन मैथ्स। तो बायो तो आपको एनएससी जेएस के लिए पढ़नी ही पड़ेगी, एंड एनएससी जेएस को क्वालिफाई करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्लस बायो छोड़कर आप एनएससी जेएस क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई एम कंफ्यूज कि मैं नीट बायोलॉजी की वीडियो देखूं या आपकी वीडियोस। सी तालिब, एनएससी जेएस की जो प्रिपरेशन है ना वो नीट की प्रिपरेशन से अलग होती है। नीट का जो एग्जाम है वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। वेराज आईजेएसओ के एग्जाम के बारे में बात करूं मैं, एनएससी जेएस के बारे में या आईएनजेएसओ के बारे में बात करूं, तो वो एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होता है, वो डेफिनेटली एक हायर लेवल पर आता है। एंड स्पेशली अगर अपन बात करते हैं आईएनजेएसओ की, तो आईएनजेएसओ और नीट का तो पूरा मतलब कोई कोरिलेशन ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, दैट इज वे बियॉन्ड योर एनसीईआरटी, ठीक। बट अगर आपको नीट के वीडियोस देखकर आप स्टेज 1 एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस, है ना, आप किस तरह से करना चाहते हो। मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं भी एक नीट की फैकल्टी हूँ, तो मैं नीट को भी डेफिनेटली बेस बनाऊंगी, क्योंकि मैं 11th और 12th की एनसीईआरटी पूरी कवर कराऊंगी। और जहां जहां पर हायर एंड की रिक्वायरमेंट है, जैसे सेल के बारे में बात करें या सेल डिवीजन के बारे में बात करें, तो जो चीजें बियॉन्ड एनसीईआरटी जा रही हैं वो मैं शॉर्ट नोट्स में आपको यहीं के यहीं लिखवा दूंगी, और मैं आपको साथ में बोलूंगी कि दिस आई हैव टेकन फ्रॉम कैम्बल, आप इसको नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी के बियॉन्ड है, ठीक है। ओके। हेलो आदित्य, कितने टाइम का क्लास होगा? क्लास का ड्यूरेशन है 4 to 5:15, ठीक। तो आई थिंक मैंने आपके इनिशियली काफी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं, तो आपका धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी क्लासेस बढ़ती चली जाएंगी, कंफ्यूजन्स क्लियर होते चले जाएंगे और आपको काफी क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज सेल, द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बायोलॉजी का एकदम बेस है, एकदम बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास जब होगी उससे अपन एनएससी जेएस स्पेसिफिक बात करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, सो वील स्टार्ट विद व्हाट इज सेल। अपन सब जानते हैं दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर हम किसी को जिंदा बोल रहे हैं, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग की कैटेगरी में लेकर आ रहे हैं, दैट मीन्स उसके पास मिनिमम एक सेल तो होगा ही होगा, लेस देन 1 सेल आप उसको लिविंग की कैटेगरी में लेकर नहीं आओगे। तो व्हाट इज बेसिकली सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ life. It is the structural and functional unit of life. तो ये सारी चीजें तो अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि ये क्या फॉर्म करता है, ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, एंड साथ साथ में ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने की भी कैपेसिटी रखता है। सो दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड एज द सेल, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, which is the smallest unit
which is capable of performing all vital functions। मतलब जिंदा रहने के लिए जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करने हैं वो एक सेल जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो वो सेल क्या है, वो सबसे छोटी यूनिट है दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, it is the smallest unit capable of, it is the smallest unit capable of independent existence, it is the smallest unit which is capable of independent existence। okay, wait, what is metabolic? okay, तो अपन डिस्कस करते हैं what is metabolic। metabolic is the sum total of two things, that is एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। ठीक है, आई एम सॉल्विंग योर डाउट। व्हाट इज योर नेम? सुरभि। ओके, तो मेटाबॉलिक जो है आपने सुना होगा मेटाबॉलिज्म वर्ड। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जो हमारे सेल में कंटिन्यूअसली चल रही हैं, सो दैट इज अ सम टोटल ऑफ टू थिंग्स, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? सो कैटाबॉलिज्म वर्ड का मतलब है कि अगर हमारे सेल के अंदर कोई बड़ा यूनिट है, कोई पॉलीमर है, उसको आपने छोटे छोटे यूनिट्स में अगर ब्रेक डाउन कर दिया है, उसको कट कर दिया है, उसको तोड़ दिया है, सो दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। जैसे हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन है, ठीक है, उस प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर दिया हमने इनटू अमीनो एसिड। तो आपने एक बिगर यूनिट को कट कर दिया छोटे छोटे यूनिट्स में, सो दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होगा कि अगर हमने छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़कर कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया है, सो दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिज्म इज रिवर्स ऑफ कैटाबॉलिज्म। यहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो जुड़कर एक बड़ा यूनिट बनाएंगे। सो अगर सेल के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़कर कोई नई चीज बन रही है तो वो एनाबॉलिज्म है। कोई बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है इनटू स्मॉलर यूनिट, सो दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। और दोनों के सम टोटल को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये हमारे सेल के अंदर कंटिन्यूअसली चलता रहता है। हमारे सेल के अंदर कोई बड़ा मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक होता है और छोटे छोटे यूनिट्स जुड़कर नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सो टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। क्लियर है? क्लियर है सुरभि? ठीक है, सो अब देखते हैं नोट्स में क्या लिखा है और इसको हाईलाइट कर लेंगे। All living forms are composed of microscopic units called as cell. Unicellular organisms are made up of single cell. On the other hand, multicellular organisms are made up of multiple cell. A cell is the structural and functional unit of life. तो सेल क्या है? हमारी लाइफ का, हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है और साथ साथ में एक फंक्शनल यूनिट भी है। क्यों फंक्शनल यूनिट है? बिकॉज अ इंडिपेंडेंट सेल is या एक सिंगल सेल is capable of independent existence. It is capable of performing all the metabolic activities. Clear? चलो, सो यहां पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को अपन समझेंगे। वन इज साइटोलॉजी एंड द अदर इज सेल बायोलॉजी। So what is cytology? Cytology is the study of, it is the study of form, structure and composition of cell. अगर आप सेल के फॉर्म को स्टडी कर रहे हो कि सेल किस टाइप का है, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हो या उसके कॉम्पोजिशन को स्टडी कर रहे हो कि सेल बेसिकली किस किस से मिलकर बना है, सो अगर इन तीन चीजों की स्टडी अपन कर रहे हैं, सो दैट स्टडी इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। हमेशा एक चीज याद रखना, किसी भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी लगा हुआ है तो उसका मतलब यहां पर होता है स्टडी। ठीक है, सो साइटोलॉजी इज व्हाट? इट इज द स्टडी ऑफ form, structure and composition of cell. It is called as cytology. ठीक है, अच्छा नीचे का नहीं दिख रहा है, ठीक है मैं ऊपर लिखूंगी, डोंट वरी।
नेक्स्ट टर्म आती है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप सेल की डिटेल स्टडी देखते हो। दैट इज यू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ द सेल, डेवलपमेंट, जेनेटिक्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल। दिस इंटायर स्टडी इज कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी। तो साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी जो दो टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स अलग अलग है, ये इंटर कन्वर्टेबल टर्म्स नहीं है। साइटोलॉजी में आप सिर्फ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन की स्टडी कर रहे हो, वेयर सेल बायोलॉजी में आप सेल की डिटेल स्टडी को देख रहे हो, जिसमें आप डील कर रहे हो उसके स्ट्रक्चर को, केमिस्ट्री को, डेवलपमेंट को, उसकी जेनेटिक्स को और उसकी फंक्शनिंग को। सो सेल बायोलॉजी एक बिगर यूनिट है। सेल बायोलॉजी के अंदर हम साइटोलॉजी को कंसिडर करते हैं। ठीक, क्लियर? चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द सेल के बारे में कि सेल में कैसे कैसे चीजें डिस्कवर हुई। तो अपन ये सब जानते हैं, बिल्कुल बेसिक बात है कि द सेल वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उसने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को अपने एक प्रिमिटिव हैंडमेड माइक्रोस्कोप से स्टडी किया और उसको कैसे स्ट्रक्चर्स दिखे, उसको इस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज स्ट्रक्चर्स दिखे, उसको ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज स्ट्रक्चर्स दिखे और इन स्ट्रक्चर्स के अंदर उसको एम्प्टी स्पेसेस दिखी। ठीक है, इन कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर्स के बीच में उसको क्या दिखी, एम्प्टी स्पेसेस दिखी और उसने इसे नाम दिया सेल्यूला। ठीक है, या फिर जिसको आज हम बोलते हैं सेल। बाद में पता चला कि रॉबर्ट हुक ने जो स्ट्रक्चर देखा है वो एक्चुअली में एक डेड सेल है। डेड सेल मतलब ऐसा सेल विच इज डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो डेड सेल है, डेड सेल जो है, द डेड सेल इज डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे आज ही। यस, बिल्कुल, साइटोलॉजी इज कवर्ड इन सेल बायोलॉजी। बिल्कुल करेक्ट है मनीष, एब्सोल्युटली राइट। ठीक, सो द टर्म सेल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। अगर नीट के बारे में बात करूं तो कई बार ये पूछ लिया जाता है। ठीक, और एनएससी-जेएस में या आईजेएसओ का जो सेकंड स्टेज है आईएनजेएसओ, जब वहां पर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे पैराग्राफ्स वहां पर आते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया जो कि 1665 में पब्लिश हुई थी, उसने बताया दैट ही एग्जामिन्ड सर्टेन सेल्स। उसने कुछ सेल्स को एग्जामिन किया। ठीक, और उसने एक ट्री की बार्क की स्क्रैपिंग्स को निकाला और अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से उसको देखा तो उसको कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिले और ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स जो थे वो एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड थे। ठीक है, और उसने उन्हें नाम दिया सेल्यूले, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज सेल। ठीक है, और उसने जो कॉर्क की स्लाइस देखी थी उसने एक ओक ट्री से देखी थी जिसका नाम था क्यूरकस। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक को क्रेडिट दे दिया जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल, क्योंकि उसने इसे नाम दे दिया सेल्यूले। उसने उन एम्प्टी स्पेसेस को नाम दिया सेल्यूले। बट अगर हम हिस्ट्री को ट्रेस बैक करें तो रॉबर्ट हुक से पहले भी मैल्फिजी ने 1661 में सेल्स ऑब्जर्व करे थे और उन सेल्स को उसने नाम दिया था सैक्यूल्स और यूट्रिकल्स। ठीक है, बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला सेल किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। किसमें डिस्कवर किया था, एक ओक ट्री के अंदर उसने डिस्कवर किया था और उसने जो सेल ऑब्जर्व किया था, दो सेल्स वर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं था, इसीलिए ये सेल कैसे थे, ये सारे सेल्स डेड थे। ठीक, बट रॉबर्ट हुक से पहले भी एज पर ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी, ट्रूमैन में ये लाइन बहुत क्लियरली लिखी हुई है कि रॉबर्ट हुक से पहले मैल्फिजी ने 1661 में सेल्स को ऑब्जर्व किया था और उसने उन सेल्स को बोला था सैक्यूल्स या फिर यूट्रिकल्स। ठीक है, व्हाट इज डिवॉइड? डिवॉइड का मतलब होता है खाली, जिसके पास नहीं है। ठीक है, दैट आई एम डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस, सपोज। ठीक है, आई एम डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस मतलब मेरे पास वो चीज नहीं है। ठीक है, तो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म मतलब उनके पास प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो एब्सेंट। क्लियर?
ओके, मैल्फी को क्रेडिट इसीलिए नहीं मिला डिस्कवरी ऑफ सेल्स का क्योंकि वो सेल्स के बारे में बहुत डिटेल्ड स्टडी नहीं करी। उसने कुछ अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में कुछ पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करा और उन सेल्स को जिन सेल्स को मैल्फी ने देखा उसके बारे में उसने कुछ डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया। उसने बस ये लिखा कि हाँ मैंने कुछ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा कुछ पार्टिकल्स और उन पार्टिकल्स को उसने नाम दे दिया सैक्यूल्स। ठीक है, उससे ज्यादा डिटेल्ड बात मैल्फी ने नहीं करी। डिटेल्ड बात सबसे पहले करी थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, चलिए अब क्रेडिट ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल का जो क्रेडिट है वो जाता है एवी ल्यूवेनहॉक को, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप सबको मालूम है और अगर नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लो और अगर आप 11th एनसीईआरटी खोलकर बैठे हो तो वहां पर एवी ल्यूवेनहॉक बहुत क्लियरली लिखा ही होगा। ठीक है, ही वॉज अ डच मर्चेंट एंड माइक्रोस्कोपी को वो परस्यू करता था एज अ हॉबी। उसने भी एक प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप बना रखा था जिसको वो स्टडी करता, जिससे वो चीजों को स्टडी करता रहता था। तो उसने चीक सेल्स को ऑब्जर्व करा, वो एक बार कहीं टहल रहा था तो उसने वाटर सैंपल को अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा। तो ऐसे करते करते उसको कुछ मूविंग पार्टिकल्स देखने के लिए मिल गए अपने माइक्रोस्कोप में और इस तरह से पहला लिविंग सेल जो है वो डिस्कवर हुआ। ठीक है, he designed remarkable simple microscope and with this he first described about living cells such as human sperm cells, bacteria, protozoa, RBCs etc. और ये इसका ईयर था जिसमें इसने एक्टिवली काम किया। ठीक है, और जब इसने वाटर के एक स्लाइड को ऑब्जर्व किया तो वहां पर उसको काफी सारे मूविंग पार्टिकल्स दिखे। उन मूविंग पार्टिकल्स को उसने क्या नाम दिया, उसने उसे बोला एनिमैलिक्यूलीज। ठीक है, उसने उसे क्या नाम दिया, उसने नाम दिया एनिमैलिक्यूलीज। ठीक, अब अगर अपन बात करें न्यूक्लियस के बारे में तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। तो फर्स्ट सेल रॉबर्ट हुक, ठीक है, डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एवी ल्यूवेनहॉक, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक और फ्रेंच जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फेलिक्स डुजार्डिन। फेलिक्स डुजार्डिन ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली वो प्रोटोप्लाज्म को डिस्क्राइब करना चाह रहे थे बट उनको प्रोटोप्लाज्म टर्म नहीं मालूम थी। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि कुछ प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स कौन होते हैं, प्रोटोजोन्स कौन होते हैं, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स कौन होते हैं, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिखूं, प्रोटोजोन्स कौन होते हैं, मैं ऊपर लिख देती हूं। Protozoans are unicellular. Protozoans are unicellular eukaryotes. Protozoans कौन है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स कौन होते हैं, अभी आगे की क्लास में अपन इसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो जो प्रोटोजोन्स हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। बेसिकली अगर अपन बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो बायोलॉजी में 5 किंगडम्स हैं जिनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला किंगडम होता है मोनेरा, दूसरा किंगडम होता है प्रोटिस्टा, फिर होता है किंगडम फंजाई, फिर होता है किंगडम प्लांटे और फिर होता है किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स हैं। तो इसमें जो मोनेरा का किंगडम है उसमें सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। आई होप आपको मालूम है प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आप मुझे बता दो, पहले मैं वो पार्ट डिस्कस करूंगी और उसके बाद अपन इसके ऊपर आगे मूव करेंगे। आपको मालूम है क्या, आपको मालूम है प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं और यूकैरियोट्स कौन होते हैं, प्लीज टेल मी फास्ट। फ्लफी, तालिब, सुरभि, ओके ग्रेट देन। तो जो फेलिक्स डुजार्डिन था उसने कुछ प्रोटोजोन्स को स्टडी करा और उसने ये देखा कि प्रोटोजोन्स के अंदर कुछ फ्लूइड लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है। प्रोटोजोन्स के अंदर कुछ फ्लूइड लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है और उस फ्लूइड को उसने क्या नाम दिया, उसने उसे नाम दिया सारकोड। और यही सारकोड को बाद में क्या बोला गया है, इसी सारकोड को बाद में प्रोटोप्लाज्म बोला गया है। ठीक है, चलिए ओके। परकिंजे एंड वॉन मॉल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इस
सारकोड को फर्स्ट टाइम नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय श्वान, बट इसका नाम जो है दैट वाज प्रोवाइडेड बाय नगेली एंड क्रैमर। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एनएससी जेएस में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये नाम आपको सारे पता होने चाहिए। एक बार अपन सारा डिस्कस कर ले, उसके बाद में आपको ये रिवाइज करा दूंगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय नॉल एंड रश्का, एंड जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एफ जैनसन एंड जेड जैनसन, ठीक है। चलिए, तो यही है अबाउट द डिफरेंट साइंटिस्ट। सो फर्स्ट डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इसने किसको ऑब्जर्व किया था? इसने कॉर्क सेल्स को ऑब्जर्व किया था ओक ट्री के अंदर। रॉबर्ट हुक से पहले सेल के बारे में बात की थी मैल्फिजी ने, और उसने इन सेल्स को क्या बोला था? उसने सेल्स को बोला था यूट्रिकल्स या फिर सैक्यूल्स। फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एवी ल्यूवेनहॉक, ठीक। उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को स्टडी किया था फेलिक्स जुजार्डिन ने, बट उसने प्रोटोप्लाज्म नाम देकर उस लिविंग फ्लूइड को क्या बोला? उसने उस लिविंग फ्लूइड को बोला सारकोड, ठीक है। इसके बाद पुरकिंजे एंड वॉन मॉल, अगर आप बुक्स देखोगे तो आपको ज्यादातर पुरकिंजे का ही नाम मिलेगा। परकिंजे ने क्या करा था? सारकोड को सबसे पहली बार उसने उसे बोला प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय श्वान, बट इसका नाम वाज गिवन बाय नगेली एंड क्रैमर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय नॉल एंड रश्का। यहां तक कोई डाउट है? माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं? ओके, देयर इज सम इलेक्ट्रिसिटी इशू गोइंग ऑन। एम आई ऑडिबल टू यू? मैं आपको ऑडिबल तो हूं ना? सुरभि, एक होते हैं प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, है ना, जो बहुत पुराने टाइम पे जो रॉबर्ट हुक यूज करता था या एवी ल्यूवेनहॉक यूज करता था, वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप होते थे। उसके बाद आपने अपनी स्कूल लैबोरेटरी में जो माइक्रोस्कोप देखा होगा दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको आप लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हो, जिसमें एक नीचे मिरर प्रेजेंट होता है जो कि लाइट एडजस्टमेंट के काम में आता है। और तीसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बेसिकली जो पीएचडी करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, वहां पर वो बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको क्लियर है? रॉबर्ट हुक, एवी ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन। यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि जुजार्डिन ने क्या किया था। तो फेलिक्स जुजार्डिन ने सबसे पहली बार एक लिविंग मटेरियल को देखा था, एक लिक्विड लिविंग मटेरियल को देखा था जो कि एक्चुअली में प्रोटोप्लाज्म था, बट उसने उसे क्या नाम दिया? उसने उसे नाम दिया सारकोड, ठीक है। इसके बाद परकिंजे एंड वॉन मॉल। ये वॉन मॉल का नाम जो है ना, ये ट्रूमैन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये ट्रूमैन अगर आप देखोगे तो वहां पर ये लिखा हुआ है, बाकी मैक्सिमम बुक्स के अंदर आप परकिंजे का नाम ही देखोगे। दे रीनेम्ड सारकोड और जेली लाइक सब्सटेंसेस एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय श्वान, बट इट वाज नेम्ड बाय नगेली एंड क्रैमर, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय नॉल एंड रश्का। यस, प्रोटोप्लाज्म लिविंग होता है मनीष, बिल्कुल लिविंग है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आई डोंट थिंक सो यहां तक कोई डाउट होगा। चले आगे, चलिए अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। सो माइक्रोस्कोप, अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट कर दे, सो इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, माइक्रो एंड स्कोप, ठीक है। तो स्कोप वर्ड का मतलब होता है टू सी या टू विजुअलाइज, ठीक, एंड माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल। सो माइक्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। माइक्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है which enables us to see very tiny particles, जो कि हम naked eyes से नहीं देख सकते, जो आप डायरेक्टली अपनी eyes से नहीं देख सकते। Why? Because they are extremely small in size। तो उन पार्टिकल्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप। और जो माइक्रोस्कोप आप अपनी स्कूल में, इवन अगर आप मेडिकल कॉलेज में भी चले जाओगे या आप कोई पैथ लैब सेंटर भी देखते हो, तो वहां पर जो माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। एंड दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय एफ जैनसन एंड जेड जैनसन, या फिर कुछ बुक्स में लिखा हुआ रहता है जैनसन एंड जैनसन, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको ये ऐसे भी मिलेगा, जैनसन एंड जैनसन। सो एफ जैनसन एंड जेड जैनसन को क्रेडिट जाता है फॉर डिस्कवरिंग दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एंड आई थिंक आप सब ने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अपनी स्कूल लैबोरेटरीज में देख ही रखा होगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में।
अगर नीट के बारे में बात करूं मैं, अगर नीट एग्जाम के बारे में बात करूं तो वहां आपसे माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। आज तक NSE-JS में भी नहीं पूछा गया है कि माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में कभी भी नहीं पूछा, बट अपन ब्रीफली इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। सो दिस इज बेसिकली द माइक्रोस्कोप, दिस इज द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप, दिस इज द हैंडल ऑफ द माइक्रोस्कोप, जिससे आप माइक्रोस्कोप को उठा के इधर उधर घूमते हो। ये जो हैंडल है दिस इज अटैच टू द ट्यूब, ठीक है। ये क्या है, ये यहां इसकी ट्यूब है, ठीक। इस ट्यूब के ऊपर और इस ट्यूब के नीचे लेंस प्रेजेंट होती है। जो ट्यूब है माइक्रोस्कोप की, ठीक है, उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों ही तरफ क्या प्रेजेंट होती है, लेंस प्रेजेंट होती है। द लेंस विच इज प्रेजेंट एट द टॉप इट इज कॉल्ड एज द आई पीस। इसको क्या बोला जाता है, इसको आई पीस बोला जाता है, क्योंकि इसी से अपन आई लगाकर नीचे जो भी आपका स्पेसिमेन है उसको आप देखते हो, ठीक है। इसके बाद यहां पर आती है 3 अलग अलग पावर की लेंसेज, और इन लेंसेज को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव। इन लेंसेज को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव। इनको ऑब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें माइक्रोस्कोप में देखना है तो दीज डिफरेंट पावर लेंसेज आर यूज्ड फॉर द क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। अब यहां पर आप देखोगे इधर हैंडल की तरफ, इधर हैंडल की तरफ यहां पर 2 एडजस्टमेंट्स प्रेजेंट हैं, यहां पर 2 एडजस्टमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ये समझाकर आई हैव अ माइक्रोस्कोप इन माय स्टाफ रूम, मैं वो माइक्रोस्कोप लेकर आऊंगी और मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगी, ठीक। तो यहां पर ये 2 एडजस्टमेंट होते हैं, वन इज अ बिगर एडजस्टमेंट एंड अदर इज द स्मॉल एडजस्टमेंट। जो बड़ा एडजस्टमेंट होता है, बड़ा स्क्रू होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कोर्स एडजस्टमेंट, और छोटा वाला जो है उसको बोला जाता है फाइन एडजस्टमेंट। तो कोर्स एडजस्टमेंट को हिलाने से ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब मूव्स अप एंड डाउन, ये ट्यूब क्या होती है, ऊपर और नीचे मूव करती है। वेराज ये जो फाइन एडजस्टमेंट है, ये जो फाइन एडजस्टमेंट है, इसको रोटेट करने से आपको फाइनर डिटेल्स दिखती है, किसकी, आपको फाइनर डिटेल्स दिखती है स्पेसिमेन की, आपको फाइनर डिटेल्स दिखती है स्पेसिमेन की। नाउ व्हाट इज अ स्पेसिमेन, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं, आई विल रिपीट इट वन मोर टाइम, जिस भी ऑब्जेक्ट को अपन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिमेन। उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिमेन। तो आपने जिसकी भी स्लाइड प्रिपेयर करी है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा अनियन पील की स्लाइड प्रिपेयर करना या चीक सेल्स की स्लाइड प्रिपेयर करना, तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको माइक्रोस्कोप में देखना है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिमेन। ओके, नाइट्रो गेमिंग, हाँ 9th और 10th का बायो का बेसिक डिटेल होना जरूरी है, पर डोंट वरी, मैं फिर रिपीट कर रही हूं, मैं क्लास 11 क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, बट मैं उसको उठाऊंगी 9th और 10th से ही, मैं वहीं डिटेल से लेकर चलूंगी। सो आपको खुद से उसे पढ़ने की नीड नहीं है, और जहां मुझे लगेगा कि आप इस टॉपिक को खुद से पढ़ सकते हो तो मैं आपको बोल दूंगी कि नेक्स्ट क्लास के लिए इसको क्लास 9th या क्लास 10th के NCERT से रीड करके आना। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट पार्ट, ठीक है। हैव ट्रस्ट ऑन मी, मैं बहुत सालों से NSE-JS पढ़ा रही हूँ और 9th-10th के बच्चों को ही NSE-JS पढ़ा रही हूँ और उन्हें क्लास 11 क्लास 12 तक लेकर जाती हूँ। इनफैक्ट कई बार मैं उनको मेडिकल बुक्स तक पढ़ाती हूँ, ठीक है। अपन काफी देर से पढ़ रहे हैं, बट आई हैव नॉट गिवन माई इंट्रोडक्शन टू यू, तो एक बार मैं बता देती हूँ। माई नेम इज डॉक्टर नेहा बंसल, है ना। मैं बाय प्रोफेशन एक डेंटल सर्जन हूँ एंड रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हूँ मैं बेसिकली, बट मैं लास्ट 11 ईयर्स से कोटा के अंदर बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन ही IJSO है। मेरे मेंटरशिप के अंदर 3 बच्चे तो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं इंटरनेशनल लेवल पर जाकर, और बहुत सारे बच्चे OCSC लेवल तक पहुंचे हैं, बहुत सारे बच्चों को सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सो वो सारे ही 8th 9th 10th के बच्चे थे। उन 8th 9th 10th के बच्चों को हमने MSc लेवल तक की बुक्स भी पढ़ाई हैं, उन्हें मेडिकल की बुक्स भी पढ़ाई हैं,
एक शंभुलिंगम करके बुक आती है फिजियोलॉजी की, मेडिकल स्टूडेंट्स उसे पढ़ते हैं, उस लेवल तक भी उन्हें लेकर गए हैं। बट टॉपिक को मैं हायर लेवल तक स्टूडेंट से तभी ले जा पाऊंगी जब मैं आपके बेस को साउंड करूंगी। तो मैं बिल्कुल बेस से ही पढ़ाऊंगी, मैं बिल्कुल आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी से ही ये माइक्रोस्कोप पढ़ा रही हूँ। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट पार्ट कि लेवल एकदम अप तो नहीं हो जाएगा, लेवल एकदम अप नहीं होगा, अपन ग्रेजुअली उसको बेस क्लियर करते करते ही ऊपर लेकर जाएंगे। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, ठीक है। क्लियर हो गया, ये स्पेसिमेन क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद आप यहां देखोगे तो यहां पर प्रेजेंट होता है स्टेज, यहां पर प्रेजेंट है ये स्टेज। स्टेज वो हिस्सा है जहां पर आप अपनी स्लाइड को रखते हो और उसको ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। स्टेज के ऊपर कई बार कुछ माइक्रोस्कोप्स में क्लिप्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आपके स्पेसिमेन को हिलने नहीं देती, ठीक। इसके बाद नीचे यहां पर प्रेजेंट होता है मिरर। ये मिरर क्या करता है, ये लाइट के लिए है, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ लाइट माइक्रोस्कोप, दिस विल वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली। तो ये जो मिरर है ये लाइट को फोकस करने में मदद करता है, ठीक। स्टेज के जस्ट नीचे एक कंडेंसर प्रेजेंट होता है, स्टेज के जस्ट नीचे एक कंडेंसर प्रेजेंट होता है। कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर जो इस मिरर पर लाइट आ रही है उसको कंडेंस करके आपके ऑब्जेक्ट पर भेज देता है ताकि आपको स्पेसिमेन बहुत क्लैरिटी से विजुअलाइज हो जाए, ठीक। सो दिस इज द माइक्रोस्कोप। अब थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी में क्या लिखा है, ठीक। Base, it is the basal metallic horseshoe shaped structure. It bears the whole weight of the microscope. Handle वो curve part है जिससे आप माइक्रोस्कोप को होल्ड करते हो। स्टेज वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आप अपनी प्रिपेयर्ड स्लाइड को या जिस भी चीज को आपको ऑब्जर्व करना है उसको आप रखते हो, ठीक है। स्टेज के ऊपर कुछ माइक्रोस्कोप्स में क्लिप प्रेजेंट होती है ताकि आपने जो भी स्लाइड या स्पेसिमेन स्टेज के ऊपर रखा है वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाए, वो अपनी जगह से ना हिले, ठीक है। हाँ, पीपीटी विल बी अपलोडेड, मैं अपलोड कर दूंगी। अच्छा, ओके 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 मनीष, मैं हर बार पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैं हर बार पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये तो बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसके लिए मैंने पीपीटी बना दी, अदरवाइज मैं नोट्स लिखकर ही पढ़ाऊंगी। व्हाट डू यू प्रिफर स्टूडेंट्स, आप क्या प्रिफर करते हो कि पीपीटी से पढ़ाऊं या फिर हैंड रिटन नोट्स दूं? आप मुझे बता दो तो अपन उस अकॉर्डिंगली मूव करेंगे। वैसे मुझे कोई ज्यादा इशू नहीं है, अगर आप बोलोगे कि मैम पीपीटी इज मोर कंफर्टेबल तो मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगी, या फिर उससे भी बेटर मनीष मैं आपको बताऊं एबीसी इट इज कंप्लीटली फ्री। यस, पीपीटी क्या है, पीपीटी इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नोट्स, ठीक है। आई ऑल्सो प्रिफर नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, ओके। सो आप जितने भी स्टूडेंट्स रेगुलरली क्लास अटेंड करोगे ना, उनको मैं एक चीज बोल देती हूँ कि आप क्लास 11th एनसीईआरटी को रीड कर सकते हो। मैं आपको क्लास खत्म होने से पहले नेक्स्ट क्लास के टॉपिक्स बता दूंगी कि आप नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़कर आना। तो आपका जो एक प्रॉब्लम है ना कि हम थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आए क्लास में, तो उससे वो चीज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक दैट वुड बी बेटर। हाँ, नोट्स दूंगी। आई ऑल्सो प्रिफर राइटिंग हैंड नोट्स एंड टीच, ठीक है, बिकॉज ये एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक था और फर्स्ट क्लास थी, इसलिए मैंने पीपीटी प्रेजेंटेशन बना ली। अदरवाइज आई वुड ऑल्सो प्रिफर टू राइट एंड टीच, तो उससे क्या होता है, एक ऑफलाइन क्लास जैसा फील आ जाता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कंडेंसर ये मैंने आपको बताया, ये स्टेज के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, लाइट रेस को कंसंट्रेट कर देता है आपकी स्पेसिमेन के ऊपर ताकि आप बहुत क्लैरिटी से अपने ऑब्जेक्ट को देख पाएं, ठीक। बॉडी ट्यूब, इट इज अ वाइड होलो ट्यूब अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द आर्म, और इस बॉडी ट्यूब के ऊपर लेंस प्रेजेंट होती है। दो टाइप की लेंस प्रेजेंट होती है, एक होती है आईपीस जिससे आप आई लगाकर देखते हो, और नीचे होती है 3 ऑब्जेक्टिव्स जो अलग अलग पावर की होती है, जो कि आपको स्पेसिमेन को देखने में मदद करती है, ठीक है। एबीसी आप लेक्चर की स्टार्टिंग में जाओगे तो मैंने बुक्स बता दी हैं ऑलरेडी प्रिपरेशन की, तो वहां पे जाके आप रेफर करो। वैसे 11-12 की एनसीईआरटी कैम्बल या ट्रूमेंस, एलिमेंट्री ट्रूमेंस बायोलॉजी, ये मैं जनरली प्रिफर करती हूँ। बाकी आपको जो बुक कंफर्टेबल लगती है आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया 2 तरीके की एडजस्टमेंट स्क्रूज है, एक है कोर्स एडजस्टमेंट और एक है फाइन एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट जो होता है ये बिगर साइज का होता है, और फाइन एडजस्टमेंट जो है ये स्मॉल साइज का है, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड टू मूव द बॉडी ट्यूब अप एंड डाउन।
फाइन एडजस्टमेंट जो होता है ये क्या करता है, इसको रोटेट करने से आपको स्पेसिमेन की फाइनर डिटेल्स देखने के लिए हेल्प होती है। माइक्रोस्कोप दिखा दूं? अभी दिखाती हूँ, अभी लाती हूँ, ठीक है। मुझे क्लास 1 सेकेंड के लिए पॉज करनी पड़ेगी। आई विल गेट द माइक्रोस्कोप। ओके, रिफ्लेक्टिंग मिरर ये बिल्कुल नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है एंड दिस अलाउज टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली। ठीक है, मैं माइक्रोस्कोप लेकर आती हूँ, जस्ट हैंग ऑन, आप नोट्स कॉपी करो। आई विल गेट द माइक्रोस्कोप क्विकली। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, माइक्रोस्कोप के लिए मैंने बोल दिया, माइक्रोस्कोप अभी आ रहा है। ठीक है, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। दिस इज द इमेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। ओके, नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ दिस सेल थ्योरी was proposed by two scientists, Sheldon and Schwann. It was proposed by two scientists, Sheldon and Schwann. ठीक, one second. ठीक है, ये जो शेल्डन था बेसिकली ये एक बोटैनिस्ट था। ठीक है, बोटैनिस्ट कौन होते हैं? जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। और श्वान जो था वो कौन था? बेसिकली ये एक जूलॉजिस्ट था। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो माइक्रोस्कोप आ गया, पहले माइक्रोस्कोप देख लेते हैं। सो दिस इज द माइक्रोस्कोप। ठीक है, सक्षम, जेई शॉर्ट्स। ठीक, सो दिस इज द माइक्रोस्कोप। सो दिस इज द बेस। ठीक है, ये बेस पूरे माइक्रोस्कोप का वेट लेता है। जहां से माइक्रोस्कोप को मैंने होल्ड कर रखा था, दिस इज द हैंडल ऑफ द माइक्रोस्कोप। ओके, आई होप दिस इज क्लियरली विजिबल टू यू। दिस इज द ट्यूब। इस ट्यूब के ऊपर ये जो एक लेंस लगी रहती है, दिस इज विजिबल टू यू। ये जो एक लेंस है, दिस इज कॉल्ड एज दी आईपीस, और इसी से आंख लगाकर अपन देखते हैं। इसके बॉडी के ये ट्यूब के जस्ट नीचे आप देख सकते हो, दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स है और ये स्टेज है। ये स्टेज के ऊपर दीज आर दी क्लिप्स। ठीक, दिस इज दी मिरर, दिस इज दी कंडेंसर हियर। ओके, इफ यू कैन सी क्लियरली, दीज आर दी स्क्रूज। दिस इज द बिगर स्क्रू, दिस इज द स्मॉलर स्क्रू। बिगर स्क्रू जो है अगर आप देख सकते हो, इट मूव्स द ट्यूब अप एंड डाउन। मैं पास लेकर आऊं, इट मूव्स द ट्यूब अप एंड डाउन, कैन यू सी? एंड दिस इज द फाइन एडजस्टमेंट। दिस इज द फाइन एडजस्टमेंट जो कि आपको क्लैरिटी से किसी भी स्पेसिमेन को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। सो दिस काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप यू विल सी इन योर स्कूल लैब्स, यू विल सी इन मेडिकल कॉलेजेस, पैथोलॉजी लैब, सब जगह आपको यही माइक्रोस्कोप देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्लियर? Condenser, ABC. Condenser is below the stage. There is presence of condenser for concentrating the light rays. ठीक है, मिरर से जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं, ठीक, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो कंडेंस होके आपके ऑब्जेक्ट तक पहुंचे ताकि आप अपने ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख पाएं। क्रिस्टल क्लियर है मनीष? ओके, वेरी गुड। कॉर्पसल्स का मतलब होता है सेल्स। ठीक है, जैसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, सो दे आर सेल्स विच आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसको वॉन्डरिंग सेल्स को आप कॉर्पसल्स बोल सकते हो। ठीक है, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, वी वर डिस्कसिंग सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय शिल्डन एंड श्वान।
शिल्डन जो थे वो एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है, या बोटानिस्ट थे, आप कुछ भी बोल सकते हो। बॉटनिस्ट वो होते हैं बेसिकली जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। शुआन जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे, वो बेसिकली एनिमल्स की स्टडी करते थे। थैंक यू, प्लीज विजुअलाइज। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, है ना, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जहां जहां तक मैं विजुअलाइज आपको करवा पाऊंगी मैं डेफिनेटली आपको विजुअलाइज करवाऊंगी। और नाइट्रो गेमिंग मैम इज क्लास 12 बायोलॉजी आज, यस इट इज आस्क्ड, इट इज आस्क्ड इन बोथ NSCJS एंड INJSO। एंड स्टूडेंट्स प्लीज डोंट वरी, हैव ट्रस्ट इन मी, मेरे पे विश्वास रखो। मैं आपका पूरा NSCJS के साथ साथ जहां तक पॉसिबल हो पाएगा मैं INJSO के सिलेबस को भी कवर करती चली जाऊंगी। आज फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो बिल्कुल बेसिक से बात कर रही हूं, धीरे धीरे अपन हायर लेवल को टच करेंगे। डोंट वरी, जैसे ही आप सेल और सेल डिवीजन को अपन खत्म करेंगे मैं आपको लास्ट 10 ईयर्स के स्टेज 1 स्टेज 2 के क्वेश्चंस यहीं पर सॉल्व कराऊंगी और आप खुद उन्हें बहुत एक्यूरेसी से सॉल्व करेंगे। बस हैव ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है, बस मेरे पे ट्रस्ट रखो। ओके, अब शिल्डन ने क्या किया, शिल्डन ऑब्जर्व्ड प्लांट्स। उसने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व करा और प्लांट्स को ऑब्जर्व करके उसने ये पाया कि जितने भी प्लांट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स को उसने ऑब्जर्व करा उसने देखा दे आर मेड अप ऑफ सेल्स and these cells combine to form plant tissue। शिल्डन ने क्या ऑब्जर्व किया, शिल्डन ने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व करा और प्लांट्स को जब उसने ऑब्जर्व करा तो उसने ये देखा कि प्लांट्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्स। और ये जो प्लांट सेल्स हैं यही ऑर्गेनाइज या यही ग्रुप कर क्या करते हैं, यही ग्रुप कर प्लांट टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आई शुआन, ये एक जूलॉजिस्ट थे, ये एनिमल्स को स्टडी कर रहे थे। इन्होंने सबसे पहली बात क्या बोली, इन्होंने बोली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने ये ऑब्जर्व करा, जब ये एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे तो इन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि एनिमल सेल्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है ये किसकी बनी हुई है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई है। यस नाइट्रो गेमिंग, यू शुड डेफिनेटली वॉच द लेक्चर बिकॉज मैं बेस से लेते लेते हायर लेवल पर ले जाऊंगी, ठीक है, तो आपको लेक्चर्स देखने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक। अब ये एक जूलॉजिस्ट थे बट ही ऑब्जर्व्ड प्लांट सेल्स टू। ये एक जूलॉजिस्ट थे बट इन्होंने प्लांट सेल्स को भी ऑब्जर्व करा और प्लांट सेल को ऑब्जर्व करके इन्होंने ये देखा दैट सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर। सेल वॉल is a unique feature of both cell wall is a unique feature of plant cells, ठीक है। उन्होंने ये देखा, उन्होंने बोला कि सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है। तो उन्होंने दो बातें बोली। पहले उन्होंने बोला कि अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई है। शुआन ने प्लांट सेल्स को भी ऑब्जर्व करा और उन्होंने बोला दैट सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स। दैट मीन सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको एनिमल सेल्स में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बाद में इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, बाद में इन्होंने बोला दैट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स are made up of cells, they are made up of cells or products of cells, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली। इन्होंने बोला कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों ही किससे मिलकर बने हैं, दे बोथ आर मेड अप ऑफ सेल्स और दी प्रोडक्ट ऑफ दी सेल्स। दैट मीन्स सेल से जो प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं लिग्निन की, अगर मैं बात करूं टैनिन्स की, पेक्टिन्स की, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे मिलकर या तो एनिमल या प्लांट्स बने हैं या फिर डायरेक्टली ये किसके बने हुए हैं, ये सेल्स के
बने हुए हैं, ठीक है। यस, इट इज नॉट अ जेई चैनल, और 5:30 से फिजिक्स की क्लास, 5:15 से है फिजिक्स की क्लास, ठीक है, 5:30 से है, हाँ 5:30 से है, मेरी क्लास 5:15 तक है, ठीक है। सो ये बात हुई थी सेल थ्योरी के बारे में। अब अपन रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। The cell theory is one of the most fundamental generalizations of biology. It was put forward by Schilden and Schwann in year 1839 in their paper Microscopic Investigation on the Similarities and Structure of Growth and Plants of Animal and Cell. ये भी आपको ट्रूमैन के अंदर मिलेगा। ये लाइन जो है मैंने ट्रूमैन से उठाई है। अब सेल थ्योरी क्या बोलती है? सेल थ्योरी बोलती है दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट यूनिट कॉल्ड एज सेल्स, ठीक। सेल थ्योरी बोलती है दैट cell is the basic unit of life. All the plants and animals are either made up of cells or the products of cells, ठीक। बट शिल्डन और श्वान एक चीज नहीं समझा पाए कि सेल का एग्जिस्टेंस कहां से आ रहा है, सेल कहां से ओरिजिनेट हुआ है, ये वो समझा नहीं पाए। सो सेल थ्योरी वॉज एक्सपैंडेड बाय वन मोर साइंटिस्ट जिसका नाम है रुडोल्फ वर्चो, ठीक है। सेल थ्योरी वॉज एक्सपैंडेड बाय रुडोल्फ वर्चो, और रुडोल्फ वर्चो ने बोला दैट ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर एक नया सेल तभी बनेगा जब एक प्रीवियस सेल डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स ये सेल यहां पर है, इसके डिवीजन से ये दो नए सेल्स बनेंगे, फर्दर डिवीजन से नए सेल्स बनेंगे, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू दैट एवरी न्यू सेल विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बोला था रुडोल्फ वर्चो ने, और इसके लिए एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है दैट इज ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। द स्टेटमेंट इज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओके मैम, आप पढ़ा रहे हो, इससे ज्यादा बच्चे तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओके, नाउ व्हाट वर द ऑब्जेक्शंस? सेल थ्योरी जो है उसके अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें थी। देयर वर मेनी ऑब्जेक्शंस टू द सेल थ्योरी। सबसे पहली चीज जो थी, जो सबसे बड़ा एक्सेप्शन था सेल थ्योरी का, दैट वाज वायरस। वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। हाँ मनीष, वेरी गुड, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, बट ये चीज श्वान ने प्लांट सेल में ऑब्जर्व करी थी, ठीक है। वो 100% परफेक्ट नहीं थे, ऐसे तो फंजाई में भी सेल वॉल है, बट अपन क्या बोल रहे हैं, अपन श्वान के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं कि श्वान ने क्या बोला। श्वान ने जब एनिमल सेल को स्टडी किया तो आउटर मोस्ट बाउंड्री उसको किसकी मिली? उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मिली। बट जब उसने प्लांट सेल को ऑब्जर्व करा तो उसने देखा कि प्लांट सेल्स के पास क्या है, सेल वॉल भी है, और ये सेल वॉल एनिमल सेल के पास नहीं है। तो उसने स्टेटमेंट दे दिया दैट सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स ओनली एंड दिस इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। बाद में जब चीजें डिस्कवर होती गई तो बहुत सारी नई बातें पता चलती रही, ठीक है। ओके, नो 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 तालिब, आई एम नॉट listening to anybody. I will teach. If only one student is here, then also I will teach in the same manner. If there are 100 students, I will teach in the same manner. So I don't worry about all these comments. ठीक है, ठीक है, चलो। Viruses are acellular and they are connecting link between living and non-living. Virus जो है they are a connecting link between living and non-living. अगर आप उसे होस्ट की बॉडी से बाहर निकाल लोगे तो वो एक नॉन लिविंग स्टेट में आ जाता है। वाई? बिकॉज वायरस लैक्स द मशीनरी ऑफ सेल्फ एग्जिस्टेंस। अपने आप की लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो मशीनरी चाहिए, जो एंजाइम्स चाहिए, वो वायरस के पास नहीं होते। और वायरस क्या करता है? वायरस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वायरस क्या है? वायरस एसेल्यूलर है। इसके पास एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके जेनेटिक मटेरियल में या तो आरएनए होता है या सिर्फ डीएनए होता है, ठीक है, ओके ठीक है। डोंट प्लीज डोंट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू देम, यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग, बिकॉज हमारा एम क्लियर है, हमें एनएससीजेएस को क्लियर करना है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। और इट इज ओके ना, वी शुड इग्नोर, अपन को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो सेल थ्योरी के लिए था वो वायरस था।
क्योंकि वायरस जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसके पास एक वेल डिफाइंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, प्लस इट लैक्स द नेसेसरी एंजाइम्स जो कि इसके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास के एंजाइम्स नहीं है, प्लस इसका जो जेनेटिक मटेरियल है या तो वो सिर्फ डीएनए है या आरएनए है, दोनों वायरस के केस में प्रेजेंट नहीं होते। सो वायरस इज द बिगेस्ट एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। ठीक, in some organism the body is not differentiated into cells though they may have numerous nuclei, जैसे कि सिनोसिटिक कंडीशन होती है राइजोपस के केस में। अब राइजोपस एक फंगस है, वहां पर क्या होता है, कई बार इनके पास एक वेल डिफाइंड सेल प्रेजेंट नहीं होता और इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज सिनोसिटिक कंडीशन। आप इसको मल्टी कैरियन भी लिख सकते हो, you can write it as multi carrion। ठीक है, बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में पक्का, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन दूंगी उससे सॉल्व करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होती है, मल्टी कैरियन कंडीशन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सो द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू सेल्स, और उनके पास मल्टी कैरियन कंडीशन है और उस मल्टी कैरियन को अपन सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। सो दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्शन टू द सेल थ्योरी, क्योंकि सेल थ्योरी में अपन बोलते हैं दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और वो सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कर रहा है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म में एक वेल डिफाइंड सेल प्रेजेंट नहीं होता, बट वो लिविंग होते हैं और उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मल्टी कैरियन कंडीशन। ठीक, देन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जो मोनेरा किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, जो मोनेरा किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उनके पास क्या प्रेजेंट है, उनके पास एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो ये भी सेल थ्योरी के लिए एक एक्सेप्शन है। अब आरबीसी और सीव ट्यूब, अब अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया के पास तो एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट आरबीसी एंड सीव ट्यूब के पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है, तब भी ये लिविंग है। सो दे आर ऑल्सो एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। ठीक, अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डेड हो जाते हैं, जैसे अगर मैं कॉर्क की बात करूं तो कॉर्क एक ऐसा सेल है जिसके ऊपर बहुत थिक डिपोजिशन हो जाता है सुबरिन का, एक बहुत थिक डिपोजिशन हो जाता है सुबरिन का, और सुबरिन एक ऐसा मटेरियल है जो कि सेल को क्या करवा देता है, सेल को इम्परमिएबल बना देता है। ओके, एक सेकेंड मनीष, क्या बोल रहे हो मैम? सेल थ्योरी सेड दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड हाउ कैन वायरस बी एक्सेप्शन टू इट एज इट इज? नो नो नो, वायरस इज, I will repeat sinusites, I will repeat, don't worry। मनीष, वायरस बैक्टीरिया नहीं है बेटा, ठीक है? बैक्टीरिया तो एक लिविंग सेल है, पर कैसा है, प्रोकैरियोट है। वायरस जो होता है, वायरस ए सेल्यूलर होता है। ए सेल्यूलर वर्ड का मतलब होता है दैट आप उसको सेल नहीं मान रहे हो, उसके पास एक वेल डिफाइंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, उसके पास जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए है या आरएनए है, प्लस अगर मैं वायरस को होस्ट की बॉडी से बाहर निकाल दूं तो वो एक नॉन लिविंग सेल के जैसा बिहेव करता है, एक नॉन लिविंग मैटर के जैसे बिहेव करता है। इट कुड बी क्रिस्टलाइज। सो वायरस इज डेफिनेटली एन एक्सेप्शन, क्योंकि वायरस जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ना तो मैं उसको कंप्लीटली नॉन लिविंग बोल सकती हूँ, ना ही मैं उसे कंप्लीटली लिविंग बोल सकती हूँ, क्योंकि जैसे ही वो होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है, जैसे ही वो होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है, वो कैसा हो जाता है, होस्ट की मशीनरी को यूज कर क्या करता है, वो अपनी लिविंग स्टेट में आ जाता है और पूरी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करता है। ठीक है, ठीक, ओके मनीष, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। नरूतो, अब आपको मैं बताती हूँ सिनोसाइट्स क्या होते हैं। सिनोसाइट्स बेसिकली एक मल्टी न्यूक्लियाई कंडीशन है। मल्टी न्यूक्लियाई कंडीशन का मतलब होता है कि किसी भी सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम डिवाइड हो जाए और उस न्यूक्लियस का डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो अपन जब
साक्षी उतने में एक्वायर किया जितने में पीडब्ल्यू मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। चलो छोड़ो, डोंट, वी शुड नॉट टॉक अबाउट स्पैमर्स। ओके, अपन जब सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं ना, ठीक है, अपन जब सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं तो सेल डिवीजन में दो चीजें आती है, एक आता है न्यूक्लियस का डिवीजन और एक आता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो जब न्यूक्लियस की डिवीजन की बात होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियन वर्ड जो है वो न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है और काइनेसिस वर्ड जो है दैट इज डिवीजन। तो जब भी हम सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले डिवाइड होता है न्यूक्लियस, ठीक, और उसके बाद डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म, तो जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक। कई बार सेल्स के अंदर क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता। सो देयर इज रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस विच इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो वहां पर एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं क्योंकि वहां पर मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस हो गया है। तो उस मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस की वजह से मल्टी कैरियन कंडीशन आ चुकी है। मल्टी कैरियन का मतलब है मेनी न्यूक्लियस, यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो डेवलप हो चुके हैं और इसी कंडीशन को बोला जाता है सिनोसिटिक कंडीशन। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? ओके, ठीक, क्लियर? मनीष, इज इट क्लियर टू यू? सिनोसिटिक मुझसे किसने पूछा था? नरूतो, नरूतो, इज इट क्लियर टू यू? ओके, ग्रेट। चलिए, अब ये मैंने डिस्कस कर लिया कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे कि देयर प्रोटोप्लाज्म इज रिप्लेस्ड, उनका प्रोटोप्लाज्म हट जाता है। Why? बिकॉज उनकी सेल वॉल के ऊपर या उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डिपॉजिट हो जाते हैं जो कि उस सेल को क्या कर देते हैं, उस सेल को वो इम्परमिएबल बना देते हैं। अगर सेल इम्परमिएबल हो गया तो उसके पास ना तो बाहर से कुछ अंदर आ सकता है, ना ही अंदर से कुछ बाहर जा सकता है। तो ऐसा सेल कैसा हो जाता है? डेड हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्शन टू द सेल थ्योरी। ये चीज अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि शिल्डन और श्वान ने सेल थ्योरी तो दे दी बट दे फेल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सेल। वो ये नहीं बता पाए कि सेल एग्जिस्टेंस में कैसे आ रहा है। उनको सेल डिवीजन के बारे में नहीं पता था। दे डिडंट न्यू कि अ न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, श्वान क्या बिलीव करता था? श्वान बिलीव करता था कि सेल्स जो है वो स्पॉन्टेनियसली डेवलप हो जाते, अपने आप निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, whereas Sheldon thought that new cells develop from nucleus। श्वान को क्या लगता था कि नया सेल जो है वो न्यूक्लियस से आ रहा है, और शिल्डन को क्या लगता था, श्वान को क्या लगता था, श्वान को बेसिकली लगता था कि नया सेल जो है वो अपने आप एक क्रिस्टल के जैसे अपने आप नेचर में आता जा रहा है। whereas Sheldon believed that a new cell is arising from the nucleus। both of them were wrong। और इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया था रुडोल्फ वर्चो ने, और उसने बोला था दैट ओमनिस सेलुला ई सेलुला, दैट ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ठीक, क्लियर? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? एनी डाउट्स अप टिल हियर? व्हाट इज सुबरिन? ठीक है, सुबरिन एक डिपोजिशन होता है, एक केमिकल कंपाउंड है जो कि कॉर्क की सेल के ऊपर डिपॉजिट होता है। कॉर्क जो होता है उसकी सेल वॉल के ऊपर सुबरिन डिपॉजिट हो जाता है, और एक ऐसा मटेरियल है जो कि सेल को क्या कर देता है? इम्परमिएबल बना देता है। क्या कर देता है? ये इम्परमिएबल बना देता है। सो इट इज बेसिकली अ केमिकल सब्सटेंस। इट इज बेसिकली अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, यस यस, IIT एस्पिरेंट, दिस बैच विल 100% कंटिन्यू ऑन यूट्यूब। ठीक, ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिजम्स। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल है तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेल्यूलर। अगर उसके पास एक से ज्यादा सेल है देन इट इज कॉल्ड एज मल्टीसेल्यूलर। मैम, देन डज द सेल डिकम्पोज? सेल डिकम्पोज नहीं करता है, ठीक है, इट इज कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल। सी, प्लांट्स के केस में जब अपन एनाटॉमी वाला पार्ट पढ़ेंगे डिटेल में
तो वहां पर आपको ये चीज समझ में आएगी कि प्लांट्स के केस में जो ग्रोथ होती है ना वो अंदर से बाहर की तरफ होती है। सो नए सेल्स अंदर बनते हैं और बाहर की तरफ मूव करते चले जाते हैं और अंदर से प्रेशर पड़ता है और बाहर वाले सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली रिप्लेस होते रहते हैं। सो दोज डेड सेल्स आर कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स फिर डेड हो जाते हैं एंड द होल प्रोसेस कंटिन्यूज। प्लस जितने भी डेड सेल्स हैं वेदर इन प्लांट और इन एनिमल्स वो आपको आउटर मोस्ट पार्ट पर ही मिलेंगे ताकि वो क्या कर सके, वो प्रोटेक्शन कर सके। ठीक है, जैसे हमारी ये स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये एपिडर्मिस जो है दिस इज ऑल्सो डेड बिकॉज इसके ऊपर किसका डिपोजिशन है, इसके ऊपर एक प्रोटीन का डिपोजिशन है विच इज कॉल्ड एज केराटिन। ये हेयर हमारे, ये नेल्स हमारे, ये सारे क्या हैं, ये डेड पार्ट्स हैं एंड दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, क्लियर। चलो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्लियर हो गया आपको, विच आर मेड अप ऑफ वन सेल्स। यहां पर एग्जांपल आ जाता है अमीबा का, यहां पर एग्जांपल आ जाता है प्लास्मोडियम का, यहां पर एग्जांपल आ जाता है यूग्लिना का। whereas multicellular organisms which are made up of more than one cell, जहां पर हम बेसिकली एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। yes, this is absolutely free on YouTube। ठीक है, चलो अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल्स आर ऑफ टू टाइप, जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द अदर इज यूकैरियोटिक सेल। अब यहां पर देखो, प्रो कैरियोटिक वर्ड आया है वर्ड कैरियन से, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक, एंड प्रो जो है वो है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रो वर्ड जो आया है वो है प्रिमिटिव से। सो ऑर्गेनिजम्स विच हैव प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच डू नॉट हैव membrane bound cell organelles, plus they do not have nuclear membrane। इनके पास membrane bound cell organelles नहीं होते। प्लीज कभी भी ऐसे मत बोलना कि प्रोकैरियोट्स के पास ऑर्गेनेल्स नहीं है। प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। इनके पास एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट है विच इज राइबोसोम, और राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। प्लस इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो इनका जो जेनेटिक मटीरियल है that is present scattered in the cytoplasm। इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही स्कैटर्ड पड़ा हुआ रहता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। और इस पूरी धरती पर जो प्रोकैरियोट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अलावा कोई भी और ऑर्गेनिज्म नहीं है जो प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आता हो। अब बैक्टीरिया में दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है आर्की बैक्टीरिया और एक होता है हमारा यू बैक्टीरिया। चाहे आर्की बैक्टीरिया हो चाहे यू बैक्टीरिया हो, दोनों ही बैक्टीरिया कहाँ आते हैं, दोनों ही बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ओके। व्हाट टाइप इज क्लामाइडो, क्लामाइडोमोनास एल्गी है, प्रोकैरियोट नहीं है, वो एक यूकैरियोट है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर 100% प्रोकैरियोट्स। तालिब दैट इज कंप्लीटली अप टू यू कि आप लाइव क्लास में कंफर्टेबल हैं, आप लाइव क्लास देखिए, आप रिकॉर्डेड में कंफर्टेबल हैं, रिकॉर्डेड देखिए, दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। ठीक है, और मैम व्हाट आर हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं ना दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, और ये एक हिस्टोन प्रोटीन, ये एक ऑक्टामर बनाते हैं जिसपे हमारा डीएनए रैप्ड होता है। दिस आई विल टीच व्हेन वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर। Eukaryotes, they have well developed nuclear membranes, plus they have all membrane bound cell organelles present। यहां पर single membrane bound organelles,
डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और साथ साथ में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तीनों ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तीनों टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, साथ साथ में इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर अप टिल नाउ, राइट? नाउ वील क्विकली टॉक ऑफ सेल शेप। ये बातें आपको मालूम है, जो सेल का शेप है वो उसके फंक्शन के हिसाब से मॉडिफाइड रहता है। डिफरेंट शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर अपन बात करें, सी दिस इज amoeboid shape, this is present in amoeba, this is also present in our WBC, right? अगर अपन ऐसे देखें, बहुत सारे तरह के सेल्स हैं। दिस इज स्पिंडल शेप्ड, दिस इज स्पिंडल शेप, दिस इज प्रेजेंट इन आर स्मूथ मसल्स। ठीक है, और देखें जैसे बाइकॉनकेव which is present in our RBC, ऐसे pillar like cells, these are present in our columnar epithelium। इसके बारे में आप सब जानते हो। branched and elongated cell, branched and elongated, this is seen in case of neuron। okay, क्या पूछ रहे हो पार्थ? if they do not have membrane, किसके बारे में बात कर रहे हो? किसकी मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हो पार्थ? एक बार मुझे क्लियरली बता दो, सो दैट आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, सो दीज आर दी वेरियस शेप्ड सेल्स। और जैसे जैसे अपन बायोलॉजी पढ़ते जाएंगे, डिफरेंट शेप्स अपने को पता चलती जाएंगी। और ये जो शेप्स हैं, ये शेप्स क्यों डिजाइन होती है, या सेल अपनी शेप को किस तरह से मॉडिफाई कर लेता है, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द फंक्शन। ठीक है, इसमें एक और बहुत कॉमन है, ऐसे फ्लैट सेल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे। ठीक है, दीज आर फ्लैट सेल्स। ठीक है, तो जैसे जैसे फंक्शंस देखेंगे वैसे वैसे सेल की शेप को भी अपन स्टडी करते चले जाएंगे। नेम्स आर वेरी डेंजरस। नो, द नेम्स आर नॉट डेंजरस। यूकैरियोट्स के पास तो मेम्ब्रेन है ना। यूकैरियोट्स हैव ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, प्लस दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दीज आर दी वेरियस शेप्स। कमिंग ऑन टू द साइज, अगेन द साइज ऑफ द सेल इज कंप्लीटली वेरिएबल। एकदम कॉमन बात करें तो सबसे छोटा सेल जो है दैट इज पीपीएलओ। पीपीएलओ जो है वो एक बैक्टीरिया है, एक माइकोप्लाज्मा है, सबसे छोटा सेल है। और आप इसे कॉपी में नोट कर लो कि पीपीएलओ is a bacteria which is devoid of cell wall, and this point is extremely important। ये बहुत important है, मैं लिख रही हूं यहां पर। PPLO जो है it is a bacteria, that means ये एक प्रोकैरियोट है, and it is devoid of cell wall। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीपीएलओ दैट इज प्लूरा न्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये एक माइकोप्लाज्मा है और ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, ये एक ऐसा प्रोकैरियोट है जिसके पास एक सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। यस, वेरी गुड मनीष। अब मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी डेफिनेटली, पीडीएफ ऑफ ट्रूमैन और कैम्बल। मैम कैन यू प्लीज स्पीक 2 minutes ऑन हाउ टू मेक बायो नोट्स फॉर क्विक रिविजन। बायो के नोट्स बनाने के लिए आप बस हेडिंग्स लिख लो
और डिटेलिंग, आप डिटेल्स जो है वो पूरी आपके माइंड में होनी चाहिए। एक टॉपिक को जब बार बार पढ़ते चले जाओगे तो आपको याद हो जाएगा। नोट्स बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप एनसीईआरटी को हाईलाइट करो और एक्स्ट्रा नोट्स को वहीं स्टिक करते चले जाओ तो आपका हो जाएगा। इज माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अपन नेक्स्ट क्लास में प्रोकैरियोट्स के बारे में ही बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको आर्की बैक्टीरिया भी बताऊंगी, मैं आपको यू बैक्टीरिया भी बताऊंगी। सो नेक्स्ट क्लास वुड बी अ डिटेल डिस्कशन अबाउट प्रोकैरियोट्स। अभी के लिए आप इतनी चीज को याद कर लो कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो माइकोप्लाज्मा है, इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है संध्या, हाय, क्लियर। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच एग होता है, ये आप जानते हो। लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो कौन सा होता है? वो हमारा नर्व सेल होता है। तो एग्जैक्टली यही यहां पर लिखा हुआ है। एसिटोबुलेरिया इज द लार्जेस्ट सेल इन केस ऑफ प्लांट्स। एसिटोबुलेरिया जो है ये एक एल्गी है, इट इज द लार्जेस्ट इन केस ऑफ प्लांट। द लार्जेस्ट सेल इज एनिमल्स के केस में इट इज द ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट सेल इज ऑफ द नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल्स नोन बाय फार आर पीपीएलओज और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और ये कौन है? ये बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। एंड ह्यूमन एग इज 0.1 mm इन डायमीटर। ह्यूमन फीमेल गेमीट जो है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल है और ह्यूमन स्पर्म जो है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल है। तो अगर जो आज अपन ने पढ़ा इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, इसमें कोई भी चीज आपको घुमा फिरा के नहीं मिलेगी। ओके, यू आर माही, ओके, हाय माही। हाँ, yes, we are winding up the class, Manish. I also know that we need to wind up the class because अब आपकी next class जो है वो physics की है. So you also take a quick break of 5 minutes. For the next class, please read about next class we will have an overview of cell, plus in detail we will have a class about prokaryotes that will include the structure, the shape, size, gram stain and all components. इसके जितने भी components हैं उनके बारे में डिटेल बात करी जाएगी. So we will have an overview of cell and we will have a detailed discussion on prokaryotes. Okay, I hope the lecture is clear to you. Okay, Sandhya, great. We will discuss it later. So I am winding up the class. So next class में आप अपनी NCERT से overview of cell and prokaryotes को पढ़कर आना. तो इसी को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे और जितने भी डाउट्स आपको हैं आप सब कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल देना. I will definitely answer to all the questions. Okay, Manish. Okay, all the students, bye. Take care. All the best. We'll meet soon in the next class and we will discuss about cell in detail in the next class. Bye, students. Let's crack it.